Today we are going to begin one of the most important chapters from the point of view of examination, that is kinetic theory of gases and thermodynamics. ये चैप्टर्स थोड़े से नॉर्मल चैप्टर से डिफरेंट है, फिजिक्स के दूसरे चैप्टर से थोड़े डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले भी ज़्यादा है बाकी चैप्टर्स के मुकाबले। पर एक बार आपने ये चैप्टर्स पकड़ लिए, एक बार आपने ये चैप्टर समझ लिए, तो इन चैप्टर के क्वेश्चंस, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। ज़्यादा सरप्राइज नहीं मिलता इसमें। प्रोफाइल्स में क्वेश्चन क्यों लिमिटेड है, नए क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, लेकिन हाँ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही एग्जाम में, क्योंकि फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, एक ही एग्जाम में फिजिक्स में भी 3 क्वेश्चन आ गए, केमिस्ट्री में भी 3 क्वेश्चन आ गए, तो गलती से मान लेते हैं जो एक साल में 8 बार एग्जाम होता है, 6 बार एग्जाम होता है, गलती से आपके सेट में अगर ये फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 6 क्वेश्चन अगर सिर्फ इसी चैप्टर से आ जाए, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से, और आपका ये चैप्टर वीक होगा, तो मतलब रैंक तो बहुत पीछे चली जाएगी ना सिर्फ इस एक चैप्टर की वजह से। इसलिए इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी रिस्क में मत डालिए, बहुत ही अच्छे से इसकी पढ़ाई करिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चैप्टर बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको शॉर्ट में केटीजी भी कहते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारे आइडियल गैस के साथ डील करता है, हमारे आइडियल गैस की डेफिनेशन को बताता है कि आखिरकार आइडियल गैस कैसा होगा, उसका क्या क्या बिहेवियर होगा, और उसके बाद उस आइडियल गैस की स्टडी हम कैसे करेंगे, इसके बारे में ये चैप्टर बात करता है। हमें मालूम है कि दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है, लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से देखे जाए तो सिर्फ आइडियल गैस को ही पढ़ते हैं मेनली। फिजिक्स में तो मेनली आइडियल गैस को ही पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आपको हाँ रियल गैसेस के बारे में भी बात करनी पड़ती है। ठीक है, आइडियल गैस ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसके अलावा हम रियल गैसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। और आइडियल गैस कैसे बिहेव करती है ये समझोगे, तभी तो उसका एक्सटेंशन लेके उसमें कुछ उसमें चेंजेस करके आप रियल गैस के बारे में बात करोगे। तो आइडियल गैस क्या क्या होता है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पढ़ने से पहले हमें ये चैप्टर अगर शुरू करना है तो हमें 2 सिंपल इलस्ट्रेशंस लेने होंगे मैकेनिक्स से, क्योंकि उसका यूज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं एक पर्टिकुलर डेरिवेशन में, जो इस चैप्टर का सबसे बड़ा पोर्शन है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। इसकी सिमिलर थ्योरी, ऐसे 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर की प्रॉपर थ्योरी शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, n drops of water each having mass small m fall normally on roof of area A। ये रूफ है, छत है जिसका एरिया A है, इस पे n ड्रॉप्स पानी के, सबका मास जिसका m है, वो गिरते हैं एवरी सेकेंड, मतलब n ड्रॉप्स पर सेकेंड फॉल हो रहा है विद स्पीड v, सबकी स्पीड भी सेम है, v है। नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रेशर एक्टिंग ऑन द रूफ ड्यू टू रेनफॉल। ये जो रेनफॉल हो रहा है, जब पानी के ड्रॉप्स इस से टकरा रही हैं, अपने रूफ से टकरा रही हैं, तो उसके रूफ से कोलिजन की वजह से हमारे रूफ पर कितना प्रेशर लग रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बारिश करा देते हैं पहले, ये बारिश हो रही है अपनी, देखो हर एक ड्रॉप आकर रूफ में सीधे रूफ पे पड़ने का वापस बाउंस नहीं हो रही, ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है, अजम्पशन क्या है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, अजम्पशन है नो बाउंसिंग। ठीक है, अब मुझे बताइए आप एक चीज, कि ये जितने भी पानी के ड्रॉप्स थे, सब के सब m मास के थे, वेलोसिटी v से नीचे जा रहे थे। जब ये ड्रॉप जाके यहां पर कोलाइड करेगा तो रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। तो फॉर अ सिंगल ड्रॉप, अगर हम एक सिंगल ड्रॉप के बारे में बात करें, तो इसमें अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस साइन मान लूं, पॉजिटिव मान लूं, अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस मान लूं,
तो P इनिशियल कितना है? क्या P इनिशियल प्लस mv है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या P फाइनल जब ये रेस्ट पे आ गया तो क्या P फाइनल जीरो है? बिल्कुल सर जीरो ही तो होगा, और क्या होगा। तो क्या इस ड्रॉप का चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू माइनस mv है? हाँ या ना? बिल्कुल है सर। फाइनल में से इनिशियल हम सब्ट्रैक्ट करना हमें आता है, बचपन में सीखा था सब्ट्रैक्ट करना। तो हर एक ड्रॉप में मोमेंटम में चेंज आ रहा है माइनस mv, ठीक है। दिस इंप्लाइज n ड्रॉप्स का चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो n ड्रॉप्स का सर चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, स्मॉल n क्यों बोले, कैपिटल मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया और डेटा यूज नहीं कर रहे, कोई और अपने मन से डेटा लिया। अगर कैपिटल n नंबर ऑफ ड्रॉप्स आके गिरते हैं तो उन सारे ड्रॉप्स का चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? माइनस n mv। हाँ सर बिल्कुल यही आएगा, एक ड्रॉप का mv तो n ड्रॉप्स का n mv। ओके सर, तो ये तो इतने सारे ड्रॉप्स का टोटल चेंज इन मोमेंटम आया। ओके, मतलब कि आप ये बताइए कि इतने सारे ड्रॉप्स पे फोर्स कितना लगाया है हमारे रूफ ने? फोर्स बाय रूफ कितना हुआ सारे ड्रॉप्स को मिला के? तो सर फोर्स बाय रूफ निकालना बहुत ही आसान है, बाय रूफ ऑन ड्रॉप्स या फोर्स ऑन ड्रॉप्स निकालते हैं। फोर्स ऑन ड्रॉप को हम डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस n बाय टी mv, number of drops falling per unit time into mv with a minus sign. So this means that force by roof आपका हो जाएगा minus n mv. Then by Newton's third law we can determine कि जो आपका प्रेशर प्रेशर नहीं, आपका फोर्स ऑन रूफ कितना होगा? फोर्स ऑन रूफ विल बी इक्वल टू प्लस एन एम वी। प्लस का मतलब क्या बता रहा है कि फोर्स रूफ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देयरफॉर प्रेशर जो आपका रूफ एक्सपीरियंस करेगा दैट इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये पी मोमेंटम नहीं है, प्रेशर है, प्रेशर लिख लो। फोर्स बाय एरिया दैट इज इक्वल टू एन एम वी बाय एरिया ए। ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो इसमें। इजी क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में कराया मैंने, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं करा भी नहीं सकता। पूछोगे डाउट तो भले ही कोई स्टेप्स एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट काफी डिटेल में कराया इस क्वेश्चन को। ओके, क्लियर है ना ये वाली बात? फटाफट कॉपी करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर वो डिवाइडेड बाय टी नहीं होगा? बेटा यहां पर डिवाइड बाय टी किया तो n बाय टी हुआ, n बाय टी इज स्मॉल n। ओके सर। ठीक है, याद रखा है स्मॉल n ड्रॉप्स फॉल एवरी सेकंड है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, कॉपी हो गया ना? किसी का नहीं हुआ तो हैंड रेज करो, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ पार्टिकल बाउंस इलास्टिकली ऑफ द रूफ आफ्टर स्ट्राइकिंग। पार्टिकल का मतलब रेन ड्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि रेन ड्रॉप्स रूफ से टकराने के बाद इलास्टिकली वापस उछल जाते हैं। ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, बट मान लिया ऐसा कि अगर ये अजम्पशन लेते हैं हम लोग कि पार्टिकल्स या रेन ड्रॉप्स जो है वो रूफ से टकराने के बाद वापस से उछल जाए, ऊपर चले जाए, तो उस केस में हमारे रूफ पर कितना प्रेशर एक्ट करेगा। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है हाउ विल द प्रेशर बी इफेक्टेड इफ पार्टिकल्स वर टू फॉल एट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। ठीक है, देखिए ये अपना रूफ है, रूफ पे पार्टिकल्स आए और बाउंस करके वापस चले गए। मैंने अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस, अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस ले रखा है। मास m था, v वेलोसिटी से तक आए, v वेलोसिटी से वापस चले गए। तो एक पार्टिकल के लिए, वन पार्टिकल या वन ड्रॉप जो भी बोल लो, वन पार्टिकल के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया?
फाइनल मोमेंटम है माइनस एम वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम है एम वी, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 2 एम वी। दिस इंप्लाइज एन पार्टिकल्स के लिए सेम तरीका अपना रहा हूँ, पूरा का पूरा सेम टू सेम रहेगा। सेम पार्टिकल्स के लिए डेल्टा पी हो जाएगा माइनस 2 एन एम वी, और इसका मतलब कि फोर्स ऑन रूफ, डायरेक्टली बोल रहा हूँ 2 स्टेप स्किप करके, फोर्स ऑन रूफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 एन एम वी बाय टी, दैट इज इक्वल टू प्लस 2 एन small n mv, which means that pressure is equal to 2 n mv by area। ये प्रेशर आएगा। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, पिछले वाला ही क्वेश्चन है। बस पिछले वाले क्वेश्चन में एक रेन ड्रॉप के मोमेंटम में चेंज आ रहा था, कितना, mv, इस माइनस mv, इसमें कितना आ रहा है, माइनस 2 mv, इसलिए प्रेशर डबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ विल द प्रेशर बी इफेक्टेड इफ पार्टिकल्स वर टू फॉल एट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। देखो भैया, अगर वही पार्टिकल्स सीधे गिरने की बजाय एंगल थीटा पे गिरते हैं, ये एंगल अगर थीटा है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद ये वापस बाउंस किए कुछ इस तरीके से, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कोई फ्रिक्शन नहीं लगा है, मतलब देखो रेन ड्रॉप की जगह मान लो कुछ और आके टकरा रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो एम मास के पार्टिकल ऐसे आके ऐसे चलेगा। मैंने बोला इधर की तरफ मैं प्लस एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, उधर की तरफ वाई एक्सिस ले लेता हूँ। तो आप देखिए एक्स डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम कितना है, एक्स डायरेक्शन में अगर आप इस वेलोसिटी का कंपोनेंट करोगे तो इधर आएगा v साइन थीटा, इधर आएगा v कॉस थीटा, इस वेलोसिटी का भी इधर v साइन थीटा, इधर v कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो v साइन थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन की वेलोसिटी थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए x डायरेक्शन में डेल्टा p अलोंग x डायरेक्शन जीरो हो गया। जो भी चेंज इन मोमेंटम आएगा वो सिर्फ y डायरेक्शन में आएगा। डेल्टा p अलोंग y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू mv cos थीटा माइनस माइनस mv cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 2mv cos थीटा। देखिए यहां पर 2mv था, यहां 2mv cos थीटा आ रहा है, इसलिए आपका प्रेशर आ जाएगा 2nmv cos थीटा बाय एरिया। अब आप बोलोगे सर लेकिन यहां माइनस था, यहां पर माइनस लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस है, बिल्कुल सही बात। बट ये अंदर क्यों आया, क्योंकि यहां पे मैंने नीचे की तरफ प्लस ले रखा है और यहाँ पे ऊपर की तरफ प्लस ले रखा है वाई डायरेक्शन में, इसलिए ये साइन कन्वेंशन का असर आया है। प्रेशर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो प्रेशर कितना हो जाएगा 2nmv cos थीटा। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी तो आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी तक हमने ये चैप्टर शुरू नहीं किया है, हम इस चैप्टर का पहले की चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ेगी मैकेनिक्स वाली वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर शुरू होगा तो एकदम डिफरेंट लाइन पर जाएगा। हाँ, इस बीच में इस डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सारा यहीं कर दिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें v cos थीटा यूज हो रहा है। v cos थीटा कौन सी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में है ना। हम इसमें सीधे v cos थीटा की जगह vy भी लिख सकते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और समझ लो, जिधर पार्टिकल जा रहा था, जाने को वापस लौट गया, तो जिधर जा रहा था इनिशियली उधर ही प्रेशर अप्लाई करेगा, उधर ही फोर्स अप्लाई करेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर आएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर नाउ। सबसे पहले क्योंकि हम आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो
तो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपने आइडियल गैस को कि हमारा आइडियल गैस कैसा कैसा होता है, हमारे क्या क्या अजम्पशंस हैं जब हम किसी गैस को आइडियल मानते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन है गैस कंसिस्ट ऑफ large number of molecules. These molecules are identical, perfectly elastic and hard spheres. These molecules are so small that the volume of molecules is negligible as compared to volume of gas. ध्यान दीजिए, गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हमने क्या क्या एज्यूम किया, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या एज्यूम किया कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है, परफेक्टली इलास्टिक है, स्फेरिकल है, और हार्ड का मतलब क्या हुआ, रिजिड है। हार्ड का मतलब यहां पे क्या है, रिजिड है, डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर दो रिजिड बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, अगर दो रिजिड बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो वो कोलिजन हमेशा इलास्टिक होता है। पहले हमने इस बारे में बात की थी, आज दोबारा से आपको याद करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया जब भी कोलिजन होता है उसमें एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में होता है, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। साउंड कैसे आता है, जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। हीट कैसे आएगा, जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेशन से आता है। वाइब्रेशन का मतलब हो गया आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और रिजिड बॉडीज में किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेटिव मोशन हो नहीं सकता, इसलिए एनर्जी का लॉस का कोई स्कोप बचता ही नहीं है इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बोल दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार तो आपके एग्जामिनर को भी पता नहीं होता है अगर पोस्टुलेट पूछा जाए तो। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, सबसे पहला अजम्पशन क्या है कि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, परफेक्टली इलास्टिक हैं और हार्ड स्फीयर्स हैं। इसी में दूसरा पोस्टुलेट भी लिखा हुआ है क्या, कि ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि इन सारे मॉलिक्यूल्स को आप इकट्ठा करके या सारे मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल वॉल्यूम निकालकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सारे मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। दैट वॉल्यूम विल बी निग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। अब समझिए बात को, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है, ये तो पता है ना आपको। चलो यस आगे बढ़ते हैं। Molecules do not have any preferred direction of motion. The motion is completely random. Most आपका जो molecules हैं उसके पास कोई भी preferred direction of motion नहीं है। एक सेकंड, आपके molecules के पास कोई भी preferred direction of motion नहीं है। ऐसा नहीं है कि molecules चाहते हैं कि हम सारे के सारे molecule x डायरेक्शन में चलेंगे, या हम सारे के सारे molecules y डायरेक्शन चलेंगे, या सारे के सारे z डायरेक्शन में चलेंगे, या सारे के सारे molecules आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वाले डायरेक्शन में चलेंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स सारे नहीं चलते। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि एक डायरेक्शन में ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वाई में कम मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, माइनस एक्स में उससे और कम मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितने मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में जा रहे होंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उतने मॉलिक्यूल्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जा रहे होंगे, उतने मॉलिक्यूल्स वाई डायरेक्शन में, उतने मॉलिक्यूल्स माइनस वाई डायरेक्शन में, और सबकी वेलोसिटी जो स्पीड से वो भी थोड़ा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, कुछ की ज्यादा कुछ की कम। ओके मॉलिक्यूल्स के पास कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होगा, ये समझना जरूरी है, और मोशन कंप्लीटली रैंडम है। अगर आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो दैट एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, या इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंटेनर। सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी या मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, कंटेनर की वेलोसिटी के बराबर होगी। कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी 0 होगी या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी। ओके नेक्स्ट, द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल इज निग्लिजिबल एंड द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू कोलिजन्स। ध्यान दो, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा, या मॉलिक्यूल्स का कोलिजन वॉल के साथ जो होगा, कंटेनर के वॉल्स के साथ, ये कोलिजन बहुत ही निग्लिजिबल टाइम में होगा। इसका टाइम आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये टाइम आप पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या बोला गया है कि दो कोलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोलिजन के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा। मतलब हमने एज्यूम कर लिया ना तो उसको उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ना ही दूसरे मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अलग से लिखना भी चाहिए कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, बट मैंने इन पॉइंट्स में नहीं लिखा, आप लास्ट में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, परफेक्टली इलास्टिक मॉलिक्यूल्स है। हाँ, यहाँ पे एक और बात क्या बोली कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स इलास्टिक नहीं है, कोलिजन बिटवीन सिर्फ मॉलिक्यूल्स इलास्टिक नहीं है, बल्कि वॉल और मॉलिक्यूल के बीच में ही जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक ही होगा, ये हमने एज्यूम किया है। नेक्स्ट, the motion of molecules is governed by Newton's laws of motion, but effect of gravity should be neglected. ग्रेविटी का इफेक्ट हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। क्यों यार? देखो, बहुत ही जल्दी बहुत ही तेज मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स और बहुत ही जल्दी कोलिजन हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है? उतने कम टाइम में ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत कम होगा। वैसे आप बोलोगे तो हाँ, ग्रेविटी का इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो नीचे गैस ज़्यादा होना और एटमॉस्फेयर में ऊपर ज़्यादा हाइट पे गैस मॉलिक्यूल्स के कम होने को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ग्रेविटी की वजह से ही तो आपका पूरा एटमॉस्फेयर अर्थ से के साथ बाउंड है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि फॉर द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स दैट वी आर गोइंग टू डील विथ, उन कंटेनर्स के लिए, उन कंटेनर्स के साइज में आपका कंटेनर के बॉटम पे जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी होगी, कंटेनर के टॉप पे भी वही डेंसिटी होगी। उतने वॉल्यूम के लिए हम ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ आइडियल गैसेस। ओके, और एक और बात पॉइंट इसके बाद अपनी तरफ मेरी तरफ से एक और लिख लेंगे। यहां तो कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लो सर, रुक जाइए। हाँ ठीक है, फटाफट कॉपी करो, फिर एक और पॉइंट लिखाना है। अगर किसी का कॉपी नहीं हुआ है तो हैंड रेज करेंगे। सबका कॉपी हो गया तो एक पॉइंट और लिख लीजिए जो बोल रहा हूं, देयर इज नो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं लगाते, ना कोई अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ना कोई रिपल्शन है। वैसे प्रैक्टिकली गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। सर, देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन, देयर इज नो इंटरैक्टिव फोर्स, लिखिए देयर इज नो इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स फॉर द केस ऑफ आइडियल गैस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारी आइडियल गैस की डेफिनेशन हुई इतनी लंबी। थैंक यू सर। ठीक है, चलो तो अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स दौड़ रहे हैं, है ना, और ये बार बार इन वॉल्स से जाके कोलाइड कर रहे हैं। तो इन कोलिजन्स की वजह से इन वॉल्स पे कुछ फोर्स लगेगा, उसकी वजह से कुछ प्रेशर आएगा। तो वो प्रेशर कितना होगा ये हम यहां कैलकुलेट करना चाहेंगे। उसी के लिए हमने देखा है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर बाय अ गैस। हमने बोला है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में जो आपको दिख रहा है वो कैपिटल N है, एंड लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स आपका स्मॉल n है, तो स्मॉल n कितना हो जाएगा? कैपिटल N अपॉन Na। ये तो मालूम होगा आपको, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, है ना। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? स्मॉल m है।
एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m है, तो मास ऑफ 1 मोल को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में रिलेशन होगा कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू Na। हम ऑब्वियसली यहाँ पर एक दो चीज़ें और लिख सकते हैं कि टोटल मास कितना हो जाएगा सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के पूरी गैस का, टोटल मास ऑफ गैस को मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ, कैपिटल N इंटू स्मॉल m लिख सकता हूँ, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इंटू मास ऑफ 1 मोल लिख सकता हूँ, दैट इज स्मॉल n इंटू कैपिटल M भी लिखा Your जाए। video is paused. वीडियो इज पॉज्ड। सबका पॉज हुआ है कि एक का पॉज हुआ है? किसका पॉज हुआ है बेटा? नहीं अभी ठीक सर, अभी ठीक हुआ। ठीक हो गया, चलो। तो यहां पर प्रेशर का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनके रैंडम मोशन की वजह से इन वॉल्स पर क्या प्रेशर लग रहा होगा, उसी को हम गैस का प्रेशर कहते हैं। आप यूं समझ लीजिए सिर्फ इन्हीं वॉल्स पर नहीं, अगर आप बीच में कोई भी एरिया कंसिडर कर लोगे तो इस एरिया पर भी ये मॉलिक्यूल्स इतने ही प्रेशर अप्लाई करेंगे। कहीं पे भी कोई भी प्रेशर एरिया डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे कैसे भी रख लीजिए, किसी भी एरिया को जो आप गैस के अंदर डालोगे उस पर मॉलिक्यूल्स सेम प्रेशर अप्लाई करेंगे। और ये प्रेशर कितना होगा, दिस प्रेशर विल बी गिवन बाय, ध्यान दीजिएगा, m n v r m s स्क्वायर अपॉन 3 कैपिटल V। कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, कैपिटल M स्मॉल n पता ही है, कैपिटल M मास ऑफ 1 मोल है, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स है, और ये V RMS स्क्वायर मतलब RMS स्पीड का स्क्वायर। RMS का मतलब क्या होता है, V RMS, इसका मतलब क्या होता है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। हर एक मॉलिक्यूल का आप वेलोसिटी देखिए या स्पीड देखिए, उसका स्क्वायर करिए और उस स्क्वायर का एवरेज निकालिए और उसके बाद आप उसका रूट निकालिए, तो क्या हो गया, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का रूट मीन स्क्वायर स्पीड आप यहां यूज करोगे, तो वी आर एम एस स्क्वायर अगर आप यहां यूज करोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू एम एन वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3v, इतना होता है। ओके, कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हम इसको डिराइव भी करेंगे थोड़ी देर में। कॉपी हो गया, चलो अब हम उस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस कंटेनर की ये जो वॉल है, इस वॉल पर जिसको मैंने शेड कर रखा है, इस वॉल पे प्रेशर निकालेंगे। इस पर प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस कंटेनर के डायमेंशंस डिसाइड किए। लेट से ये वाला साइड लेंथ A है, ये वाला साइड लेंथ B है और ये वाला साइड लेंथ C है। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा A B C। अब मैं बोलूंगा लेट्स कंसीडर अ मॉलिक्यूल इनसाइड दिस कंटेनर। एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया है, एक मॉलिक्यूल जिसका मास हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट किए थे, तो ये स्मॉल m इसका मास है। ये मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये मॉलिक्यूल कैसे मूव कर रहा होगा, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कुछ भी वेलोसिटी इसकी हो सकती है। तो एक रैंडम वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूं यहां पे, वो भी 3 डायमेंशन में, कोई नहीं, बहुत आसान है। हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल के पास 3 वेलोसिटीज है, एक Vx है, एक Vy है और एक Vz है। ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल कुछ वेलोसिटी रखता है, ठीक है। अब हम
ये मान रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल जाता है, इस दीवार से टकराता है, टकरा के फिर इस दीवार पे आता है, फिर जाके उस दीवार से टकराता है, एंड सो ऑन। ऑब्वियसली ये Vx की वजह से होगा। Vy की वजह से क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये Vx की वजह से यहाँ गया, Vy की वजह से थोड़ा ऊपर गया, तो थोड़ा ये टेढ़ा गया। अभी Vz को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करो, इधर गया, साथ में ऊपर भी गया, तो थोड़ा टेढ़ा गया, यहाँ पे टकराया, टकरा कर वापस लौटा, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, कुछ इस तरीके का मोशन हुआ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए Vz को इग्नोर करके देखते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोलिजन इलास्टिक होता है, इसलिए कंटेनर से कोलिजन पे नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी बस रिवर्स होगी, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, जिसमें हमारा रेन ड्रॉप्स जो है वो थोड़ा टेढ़ा आकर छत पे टकरा गिरे थे और टकराकर वापस चले गए थे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेलोसिटी से मतलब है। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो टेंजेंशियल वेलोसिटी कोलिजन का चेंज नहीं होगी। जब ये ऊपर वाली दीवार से टकराएगा तो उससे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब वो या तो इस वॉल से कोलाइड करे या फिर इस वॉल से कोलाइड करे, उसी केस में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी और उस केस में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रिवर्स होगी। राइट, अब हम मान रहे हैं कि देखो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यार मुझे मालूम है ये मॉलिक्यूल यहाँ से चल रहा होगा तो रास्ते में किसी और से टकरा जाएगा, फिर वो मॉलिक्यूल आके यहाँ टकराएगा, मुझे पता है। बट मैं मान रहा हूँ कि नहीं, रास्ते में लेट से दूसरे मॉलिक्यूल से उसका कोलिजन नहीं हो रहा, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई और मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में Vx वेलोसिटी से मूव कर ही रहा हो। तो हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल इस दीवार से जब एक बार कोलाइड करता है तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करता है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं इसके जैसे। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर कोलिजन इज इक्वल टू 2mvx, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, Vx वेलोसिटी से जाएगा, Vx वेलोसिटी से वापस भी आ जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी 2vx हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में इसके ऊपर जो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा वो कितना हो जाएगा 2mvx। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर कोलिजन हमें मालूम है 2mvx हुआ। नेक्स्ट, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स हो जाएगा बेटा, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स हो जाएगा, देखो ये लेंथ a है, तो एक बार यहां से टकराया, x डायरेक्शन वेलोसिटी vx ही है, तो a लेंथ वापस पीछे आया, फिर a लेंथ वापस आगे गया, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, a इधर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, a इधर, फिर a इधर, राइट। तो 2a डिस्टेंस ट्रेवल किया x डायरेक्शन में, है ना। तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन कितना हो गया, डिस्टेंस 2a अपॉन x डायरेक्शन की स्पीड vx। यहां तक अगर किसी को डाउट, देखिए ये जो मॉलिक्यूल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है पर स्पीड चेंज नहीं हो रही। Vy से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और Vx उधर जाते वक्त Vx है, इधर आते वक्त माइनस Vx है। तो मुझे बताइए जब ये मॉलिक्यूल यहां से इधर आया तो इसमें कितना टाइम लगेगा, a अपॉन Vx, है ना। यस, यहां से जब वापस इधर आया तो कितना टाइम लगा, a अपॉन Vx। तो इसी मॉलिक्यूल को इस दीवार से दो बार टकराने में कितना टाइम इंटरवल लगा, a बाई Vx प्लस a बाई Vx, 2a बाई Vx। ओके, ठीक है, तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स कितना हो गया, 2a बाई Vx। दिस इंप्लाइज फोर्स अप्लाइड, या एवरेज फोर्स बोलना चाहिए, बट फोर्स अप्लाइड बाय वन मॉलिक्यूल is equal to momentum transferred upon time, that is equal to 2mvx upon 2a by vx, that is equal to mvx square by a। ओके, है ना। अब देखो आपको x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो पता होगी नहीं, आपको पता होगी इसकी, पता वो भी नहीं होगी, बट मान लेते हैं इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताइए, मैं अपने फाइनल आंसर में vx नहीं रखना चाहता हूं, v लाना चाहता हूं।
क्या मैं ये लिख सकता हूं कि v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए किसी भी एक टाइम पर? ये तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। यस इससे मैं सर। ये लिख सकता हूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। यस क्या सर। मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एज देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड, लिख सकता हूं क्या? हम्म, नहीं। ये मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अगर वी एक्स वी वाई और वी हाँ जेड वही सेम हो बोले। गया तब तो वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स हो गया ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के डायरेक्शन में हो गया ना ये तो, है ना। लेट्स से यस सर। लेट्स से हाँ वी एक्स सर। प्लस लेट्स से वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड इज इक्वल टू लेट्स से पी है, तो क्या हो गया, पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप, दैट मीन्स पी टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो गया। तो दैट मीन्स कि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप फिक्स कर दिया आपने, वो तो नहीं है, तो ये नहीं कर सकते। ऑल्सो हम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर भी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, तो मतलब अभी हम इसका कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं भाई, क्या करें फिर? तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ने इतना फोर्स लगाया, हमें तो टोटल सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के फोर्स निकालना है ना, तो हम लिखेंगे यहां से फिर यहां पर टोटल फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ने इतना फोर्स लगाया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन टाइम्स एम वी एक्स स्क्वायर बाय ए, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हम्म, बताओ। कोई तो बता दो। टोटल फोर्स बाय ऑल नहीं। मॉलिक्यूल्स इज इक्वल, हाँ बोलिए। मैं ये भी नहीं लिख सकता। नहीं। क्यों नहीं नहीं लिख लिखा सकता? है ऐसा। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स की वी एक्स सेम नहीं है, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए वी एक्स स्क्वायर सेम नहीं है जो मैंने सीधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 1 बाय ए कॉमन ले लो, एम कॉमन ले लो, वी एक्स ऑफ मॉलिक्यूल 1 का स्क्वायर प्लस वी एक्स ऑफ मॉलिक्यूल 2 का स्क्वायर प्लस वी एक्स ऑफ मॉलिक्यूल 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। ये लिख सकता हूं मैं, है ना। हाँ ये वाला लिख सकते। सो मैं हाँ ये लिख सकता हूँ, एकदम सही है। ये लिख सकते इंडिविजुअली हर एक हैं। मॉलिक्यूल का फोर्स मैंने जोड़ दिया, इससे अच्छा क्या कर सकता हूं मैं? कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को बराबर मान के सीधे m से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये मैं लिख सकता हूं। ओके, सो दिस मीन्स दैट फोर्स F इज इक्वल टू m बाय ए टाइम्स समीशन वी एक्स आई का स्क्वायर, उसी को शॉर्ट में लिख दिया ऐसे। ओके, ठीक है भाई। अब ये समीशन वी एक्स आई स्क्वायर कैसे निकाला जाए? मैंने इसको एक काम किया, दिस इज इक्वल टू m बाय ए टाइम्स कैपिटल N से मल्टीप्लाई किया समेशन वी एक्स आई का स्क्वायर को, फिर मैंने कैपिटल N से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तो कर सकता हूं, बेसिकली मैंने कैपिटल N से मल्टीप्लाई भी किया है और कैपिटल N से मैंने डिवाइड भी किया है, देख रहे हो। ये तो मैं कर सकता हूं, किसी भी नंबर को मैं एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन इससे मुझे फायदा क्या हुआ?
इससे सर मुझे फायदा ये हुआ कि अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये क्या है, सबके वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर को जोड़ के n से डिवाइड कर दिया, है ना, यस सर। है ना, ओके। तो ये मेरा बेसिकली सबकी वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज है, ध्यान दो, सबके vx के स्क्वायर का एवरेज है, vx के स्क्वायर का एवरेज है, राइट। सर देख नहीं पा रहे, बहुत हेजी। स्क्रीन दिख नहीं रहा, देखो नहीं, आप भाई दिख रहा है। हम कह रहे हैं vx के स्क्वायर का एवरेज है, किसी नंबर का एवरेज कैसे निकाल दो, सबका सम डिवाइड बाय n, तो स्क्वायर का एवरेज कैसे करोगे, स्क्वायर करके सम यस। डिवाइड बाय n, है ना। तो ये बेसिकली ये नंबर जो भी है आ गया है, बट मेरे पास दिक्कत ये, मैं vx में के टर्म से बात करना नहीं चाहता था, इसलिए एक काम करेंगे, आप यहां तक कॉपी कर लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको कंप्लीट करूंगा इस डेरिवेशन को। ओके सर। देखो ये जो मैंने गलत करा है ना, लिख कर काटा है, आपको भी ये काम करना है ताकि पता हो कि आप ये नहीं कर सकते। हो गया, यस सर। ठीक। अब देखो मैं इस एक्सप्रेशन को आगे लेके जा रहा हूं, m बाय ए एन, ठीक है, हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन आया था m बाय ए एन समेशन वी एक्स आई स्क्वायर बाय एन, ठीक है। अब एक चीज बताइए, हमने लिखा था वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये हम जानते हैं, लेकिन हमने साथ में साथ ये भी लिख दिया था कि वी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वी वाई स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू वी जेड स्क्वायर। ये होना जरूरी नहीं है कि तीनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाए, है ना, बट बिकॉज ऑफ रैंडमनेस आई कैन से दैट वी एक्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू वी वाई के स्क्वायर का सम विच इज इक्वल टू वी जेड के स्क्वायर का सम। ये तो लिख सकता हूं ना, हर किसी एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं है ट्रू ये चीज, बट ओवरऑल सारे मॉलिक्यूल्स के लिए अगर देखा जाए तो वी एक्स आई स्क्वायर समेशन वी वाई आई स्क्वायर समेशन और वी जेड आई स्क्वायर का समेशन, ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि नेट मोशन जो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है वैसा ही नेट मोशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है, वैसा ही नेट मोशन जेड डायरेक्शन में हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें किसी को आपत्ति है तो बता दो, ये ट्रू है। नहीं, आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब देखो
यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि समेशन वी एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वी वाई स्क्वायर प्लस समेशन वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वी स्क्वायर, है ना। अगर ये एक मॉलिक्यूल के लिए ट्रू है तो सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रू होगा ही होगा, लेकिन अगर सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रू है तो एक मॉलिक्यूल के लिए ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? अगर ओवरऑल कंबाइंड प्रॉपर्टी में एक्स डायरेक्शन का टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर का सम सेम है तो इंडिविजुअली हर एक मॉलिक्यूल का सम सेम हो जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से एक स्टूडेंट है स्टूडेंट 1, एक स्टूडेंट है स्टूडेंट 2, इसके टोटल आए हैं 92%, इसके भी टोटल मार्क्स आए हैं 92%। तो क्या आप कह सकते हो कि दोनों स्टूडेंट्स ने हर एक सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स स्कोर किया? कह सकते हो कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं इसके फिजिक्स में 91 है, इसके भी फिजिक्स में 91 है, केमिस्ट्री में इसके भी 93 हैं, इसके भी 93 हैं, मैथ्स में इसके भी 92 हैं, इसके भी 92 हैं, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में दोनों के मार्क्स सेम है, तो क्या ओवरऑल परसेंटेज दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। हाँ होगा। मतलब कि अगर हर एक मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हरकत कर रहा है, अगर कोई चीज हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए ट्रू है तो ओवरऑल सम के लिए भी ट्रू होगी, बट अगर सिर्फ ओवरऑल सम के लिए ट्रू है तो हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए ट्रू हो जरूरी नहीं है। जैसे कि ओवरऑल परसेंटेज के लिए ट्रू था तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए ट्रू हो जरूरी नहीं है, बट अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए दो चीजें इक्वल थी तो ओवरऑल परसेंटेज में भी इक्वल ही आएगा। हाँ या ना? यस सर। ओके, सो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन ए एंड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन बी। आप ऑब्वियसली यहां से Vy की वैल्यू Vx, Vy के स्क्वायर की वैल्यू Vx और Vz के स्क्वायर की वैल्यू Vx स्क्वायर, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हो। देयरफॉर समेशन Vx स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन V स्क्वायर बाय 3। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बताओ। यस सर। तो ये चीज मैंने यहां से उठाकर यहां डाल दी, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला देयरफॉर, अरे यार ये क्यों बंद हो गया? बहुत गलत टाइम पे बंद हुआ ये। देखो मैं, आप लोग कॉपी तो कर नहीं पाए होगे, चलो कोई बात नहीं, वापस करा लिखा देता हूँ जो मैंने इस पेज पे नया लिखा था। मैंने लिखाया था फोर्स इज इक्वल टू m बाय a कैपिटल N समेशन Vx आई स्क्वायर बाय कैपिटल N। इसके बाद मैंने लिखा था, जो काम की चीज़ लिखी थी मैं सिर्फ काम की चीज़ लिखवा रहा हूँ कि समेशन Vx स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन Vy स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन Vz स्क्वायर होगा। और क्योंकि आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर था, इसलिए समेशन v स्क्वायर फॉर ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू समेशन Vx स्क्वायर फॉर ईच मॉलिक्यूल प्लस समेशन Vy स्क्वायर फॉर ईच मॉलिक्यूल प्लस समेशन Vz स्क्वायर फॉर ईच मॉलिक्यूल, राइट? दिस इज इक्वेशन बी। अब मैं अगर यहां से एक इक्वेशन ए को बी में सब्स्टिट्यूट करूं तो आई कैन क्लियरली गेट, दिस मीन्स दैट समेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स समेशन Vx स्क्वायर, विच मीन्स Vx स्क्वायर का समेशन इज इक्वल टू समेशन v स्क्वायर बाय 3। ठीक है, ये चीज मैंने यहां से उठाकर यहां डाली तो मुझे मिलेगा, दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू m बाय a
टाइम्स कैपिटल N इंटू समेशन V स्क्वायर बाय N, है ना, बाय 3N, सॉरी 3 क्यों आया, ये 1/3 है ना। सो दिस इज इक्वल टू MN बाय 3A टाइम्स ये आपका समेशन V स्क्वायर बाय N है, दैट इज इक्वल टू मीन ऑफ स्क्वायर। ये क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर है, राइट, मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू MN बाय 3A। मीन ऑफ स्क्वायर क्या है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू RMS का स्क्वायर, रूट लेके स्क्वायर ले लो, नंबर तो चेंज होगा नहीं, दैट इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर। ओके, नाउ ये फोर्स आया, देयरफॉर प्रेशर कितना होगा, MN अपॉन 3A इंटू, इसको फोर्स को आप एरिया से डिवाइड करोगे तो प्रेशर आएगा ना। देखिए जरा, हमने ये वाली साइड A ली थी, इसको B बोला था, इसको C बोला था, तो इसका इस सरफेस का एरिया कितना है, B इंटू C, तो हम इसको BC से डिवाइड कर देंगे इंटू VRMS स्क्वायर। नाउ ABC इज वॉल्यूम, सो प्रेशर इज इक्वल टू MN VRMS स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स टोटल वॉल्यूम। ये आपका प्रेशर आया है गैस का इनसाइड द कंटेनर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए सर। मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप वाइज कराया है, ठीक है। एक काम करना, खुद से ट्राई करना एक बार इसको पढ़ने के बाद, और इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करना। इतना ज़्यादा स्टेप वाइज आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में भी लिखना नहीं होता है, ओके। कॉपी हुआ? यस सर। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिए, हमारा प्रेशर कितना आया था, प्रेशर आया था M कैपिटल N VRMS स्क्वायर बाय 3 टाइम्स वॉल्यूम, जिसको आप ऑब्वियसली स्मॉल m कैपिटल M को कैपिटल M स्मॉल n भी लिख सकते हो, है ना। दैट इज इक्वल टू 1/3 टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है। नाउ आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू समेशन हाफ MI VI स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू
हाफ एम, क्योंकि सबका मास तो सेम ही है, समेशन वी आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एम। सर हाँ सर वो 3 है सर। क्या तो जो पहला वाला एक्सप्रेशन लिखा ना हमने, प्रेशर इक्वल टू। बेटा एक सेकंड, आपकी आवाज़ एकदम नहीं आ रही है, एकदम नहीं आ रही है, मतलब बहुत ही फटी हुई आवाज़ आ रही है। तो थोड़ा या तो धीरे बोलिए, माइक को दूर रख के बोलिए, या फिर टाइप करिए। बोलिए या टाइप कर दीजिए। सर हम बोल रहे कि सर वो 3v होगा सर। सर आपने गलती से n लिख दिया है। अच्छा 3v है, बाकी बाद में सही लिखा है ना, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम लिखने भूल गए, ठीक। तो ये अपना काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम ऑब्वियसली हाफ एम एन इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले देखा था, यही आपका वी आर एम एस का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स टोटल मास इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ये आपका काइनेटिक एनर्जी, ओके ठीक है सर। तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या सर? प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रोटेशनल एनर्जी नहीं ली हमने। दिस मीन्स हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना? थोड़ा ध्यान रख लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फटाक से बन जाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स है नहीं। अगर आप खुद से करने लग जाओगे ना ये सब चीज़ें, तो जितना मेरे इक्वेशन को देख के जितना आपको डर लग रहा है ना, खुद से सॉल्व करने का लगेगा अरे एक ही चीज़ को बार बार एक एक स्टेप लिख रहे हैं सर, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ये स्टेप्स आप खुद से ही यहाँ से डायरेक्टली ये लिखो। इनफैक्ट आपको ध्यान भी होना चाहिए कि ये चीज़ इसके बराबर होती है, आपको याद सा रखना है इस चीज़ को, बार बार इतनी स्टेप्स बीच में नहीं डालोगे आप, ठीक है? कॉपी हो गया? नहीं सर, एक मिनट। ओके सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग आरएमएस स्पीड। देखो भैया, हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एन वी आर, अच्छा स्मॉल एम कैपिटल एन नहीं लिखेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एन लिखेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एन वी आर एम एस का स्क्वायर बाय 3 टाइम्स वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका प्रेशर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन टाइम्स एम वी आर एम एस स्क्वायर बाय 3, है ना? और हमें मालूम है बाय आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आपका इक्वेशन 1 हुआ, ये आपका इक्वेशन 2 हुआ। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, है ना?
तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा n टाइम्स m v r m s स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू n टाइम्स आर टी, क्योंकि दोनों का एल सेम है इसलिए आर एच एस को भी सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब वी आर एम एस का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाय एम। अब आप बोलोगे कि सर ये सब तो ठीक है, कोई समझदार बच्चा बोलेगा सर वो सब तो ठीक है, ये बताइए ये नंबर कहाँ, ये इक्वेशन कहाँ से आई, पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे आया? तो आपको मैं जवाब देना चाहूंगा इस चीज का कि भाई देखो, हम लोगों ने यहां पर डेरिवेशन उल्टा किया है। हम लोगों ने पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करते हुए वी आर एम एस निकाला, जबकि असलियत में क्या होगा, वी आर एम एस निकालने का हमारे पास एक दूसरा मेथड है, उसका यूज कर, उसको जब हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी मिलेगा। असलियत में ये हुआ है। ये फॉर्मूला हम कहीं और से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले का डेरिवेशन जो दूसरा वाला जो ओरिजिनल डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। हम आएंगे उस बारे में चर्चा करेंगे कि कहां से आता है, बट अभी ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। ओके, कॉपी हो गया? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीन फ्री पाथ। नाउ दिस इज अनदर क्वाइट इन्वॉल्विंग टॉपिक, कि इसमें भी हमें ठीक ठाक सी मेहनत करनी पड़ती है इसको डिराइव करने के लिए, बट छोटा डेरिवेशन है, बहुत लंबा नहीं है, इन्वॉल्विंग है बट उतना लंबा नहीं है डेरिवेशन। और कुछ चीजें जो मैं आपको बोलूंगा, आपको मानना पड़ेगा इसके लिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा वो ये है कि आपका मीन फ्री पाथ जो है, इसको निकालने के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। हमें मालूम है हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, तो एक दूसरे से कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसका जो एवरेज है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ओके, अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा? इसका डेरिवेशन करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर स्मॉल डी है, लेट्स से, ठीक है। और अभी हम क्या किए, हम इस मॉलिक्यूल के रेफरेंस फ्रेम में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए वापस, हालांकि सॉरी मॉलिक्यूल के रेफरेंस फ्रेम में जाना नहीं चाहता, पर मैं काम कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दुनिया के जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे रेस्ट पे, मैं ये मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, बाद में उसको मूव करा देंगे। अभी हम मानते हैं कि बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट पर। तो मुझे बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, अगर ये मॉलिक्यूल कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, तो क्या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, हाँ या ना? नहीं। नहीं करेगा। इस मॉलिक्यूल से करेगा? यस सर, करेगा। इस मॉलिक्यूल से?
नहीं 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 करेगा। इस मॉलिक्यूल से तो डेफिनेटली नहीं करेगा, राइट। और इस मॉलिक्यूल से, अच्छा इस मॉलिक्यूल से नहीं करेगा। देखते हैं भाई, नहीं नहीं कर देखते हैं नहीं बेटा। करेगा। ये ऐसे आया, कोलिजन तो हो गया, कैसे सर? अच्छा ऊपर से, अच्छा हाँ ऊपर से सॉरी। टच कर गया ना, छू गया तो कोलिजन हो गया हाँ ना भाई। टच कर दी। तो बेसिकली ठीक ये, ठीक है, हाँ छू हो गया। हाँ तो बेसिकली कौन से मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा ये समझते हैं। ये किन से कोलाइड करेगा, तो उन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा जिनका सेंटर इस, मैंने यहां पर डी रेडियस का सिलेंडर बनाया है, सिलेंडर की लेंथ वेलोसिटी के अलोंग है। हम्म, तो जो भी मॉलिक्यूल का सेंटर इस सिलेंडर के अंदर आएगा उससे तो ये कोलाइड करेगा, और जिसका सेंटर इससे बाहर आ गया उससे कोलाइड नहीं करेगा, राइट। इससे कोलिजन होगा, इससे कोलिजन नहीं होगा। समझ में आ रही बात? देखो जब ये मॉलिक्यूल आगे आएगा तो यहां पर ये इस तरीके से आएगा, सारे मॉलिक्यूल सेम साइज के हैं ना भाई, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस डायमीटर के बराबर है। दो मॉलिक्यूल्स अगर जस्ट छूते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, डायमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो जो भी मॉलिक्यूल यहाँ जिस भी मॉलिक्यूल का पर सेंटर, टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिशन। वो बाद में आएगा, पहले ये बताओ जो भी मॉलिक्यूल का सेंटर इस सिलेंडर के बाहर है उससे तो ये वाला मॉलिक्यूल कभी कोलाइड नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। अब देखो, हम्म, तो हम अब ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल अगर लगातार अपनी एवरेज वेलोसिटी से मूव करता रहता है, इस मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t कितना होगा, v एवरेज इंटू टी होगा, है ना। होगा कि नहीं? इसका मतलब कि वो वॉल्यूम जिस वॉल्यूम के अंदर आने वाले मॉलिक्यूल से इससे कोलाइड करेंगे, वो वॉल्यूम स्वेप्ट इन टाइम t को क्या मैं लिख सकता हूं, क्योंकि इसका रेडियस d हो गया है, तो पाई डी स्क्वायर इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम t, इतना वॉल्यूम स्वीप कर देगा ये मॉलिक्यूल कोलिजन के लिए, है ना, है ना। एक मिनट सर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई डी स्क्वायर एल, एल कितना है, वी टी, हाँ तो वॉल्यूम स्वेप्ट इन टाइम टी इतना है। देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम टी इज इक्वल टू number of molecules per unit volume into pi d square v average into time. Volume swept multiplied by number of molecules per unit volume is the, इस वॉल्यूम जो इसने स्वीप किया है उस वॉल्यूम के अंदर कितने वॉल्यूम है, उस अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उस वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, है ना। ये n बाई वी क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है, नंबर डेंसिटी समझ रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो कि ये मॉलिक्यूल परफॉर्म करेगा, है ना। यस सर। अभी तक लेकिन ये एक अजम्पशन के साथ था, इफ दिस वाज अज्यूमिंग
other molecules were at rest। ये अजम्पशन था कि दूसरे मॉलिक्यूल्स जो है वो रेस्ट पर है, पर दूसरे मॉलिक्यूल्स ही तो मूव करेंगे। सो इफ मोशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड, अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स के मोशन को भी कंसिडर करें तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि हमें यहां पर एवरेज वेलोसिटी की जगह मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ एवरेज वेलोसिटी किससे रिप्लेस हो जानी चाहिए बताइए तो? एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, है ना? समझ में आया? और एवरेज सर लास्ट लाइन क्या बोल रहे? क्या सर ये लास्ट लाइन क्या बोला, रिपीट हम बोल रहे हैं कि अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स के मोशन को भी कंसीडर करें तो कोलिजन तो दो मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव मोशन की वजह से हो रहा है ना, तो इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? दो मॉलिक्यूल्स की एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी चाहिए, है ना? ओके सर। क्योंकि कोलिजन तो दोनों मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो जाएंगे? इसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे उतने हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम t इज इक्वल टू कितना आया? सर ये तो बहुत ही अच्छा आ गया है। नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम t इज इक्वल टू ये n/v नंबर डेंसिटी इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज की जगह √2v एवरेज इंटू टी, है ना? समझ में आई बात? Which means that average time between two collisions, दो collisions के बीच में जो एवरेज टाइम लगा है, दिस इज इक्वल टू टाइम t डिवाइडेड बाय दिस नंबर, है ना? तो टाइम t डिवाइड बाय दिस नंबर इज n/v इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू √2v एवरेज इंटू टाइम। ये वाला समझ में आ गया तो बता दो कि भैया नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम t पता है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आप ये समझो अगर 10 सेकंड में 100 कोलिजन हुए तो दो कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम कितना हुआ? हम्म 10 सेकंड में 100 कोलिजन हुए तो ऑन एन एवरेज हर एक कोलिजन कितने सेकंड में हुआ? 10 सेकंड। एक सेकंड में 10 कोलिजन हुए तो हर एक कोलिजन, हाँ सही। तो क्या हो जाएगा? 10/100 हुआ ना, तो t अपॉन टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ऑब्वियसली, है ना? सो देखिए t तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, बहुत अच्छी सी बात है। दैट इज इक्वल टू, अच्छा n/v को मैं ऐसे ही रखूंगा। सो इसको हम कहते हैं आपका रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। टाउ हो गया 1 अपॉन, देखो n/v को मैं स्मॉल n बोल रहा हूँ। स्मॉल n इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स बट नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1/n √2 पाई डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम, मतलब एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। तो अब हमें क्या पता है? दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम पता है, तो क्या हम दो कोलिजन्स के बीच में एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देयरफॉर इसके बाद मैं यहां आ रहा हूं सीधे। देयरफॉर मीन फ्री पाथ
जिसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस लैम्बडा इज इक्वल टू टाउ टाइम्स वी एवरेज, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 n पाई डी स्क्वायर। ये हो गया आपका लैम्बडा। ध्यान दीजिएगा, इसको वेलोसिटी से मतलब नहीं है। ये जो मीन फ्री पाथ है इसको स्पीड से मतलब ही नहीं है, इसको सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और डायमीटर ऑफ वॉल्यूम से मतलब है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब है, और किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है आपका लैम्बडा। सर ये इसका फॉर्मूला है, हाँ, ये टाउ इक्वल टू सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू टाउ वी एवरेज, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नहीं बेटा, ये तो ऑब्वियसली आएगा ही ना, एवरेज टाइम इनटू स्पीड इज एवरेज डिस्टेंस। हाँ वो तो जानते हैं, लेकिन ये बात बता रहे हैं। हाँ, तो ये वाला आप फॉर्मूला याद करेंगे, ये जो लास्ट में फॉर्मूला है ना, इसको आप याद रख लेंगे। देखिए, क्योंकि आप ये फॉर्मूला उतना डिफिकल्ट नहीं जितना डिफिकल्ट इसका डेरिवेशन है, इसलिए फॉर्मूला याद कर लेंगे। ये मैं एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता रहा हूँ जो शायद हाँ सर यही फॉर्मूला बता रहे। हम्म ये हाँ, फॉर्मूला ये फॉर्मूला इसको आप याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन अगर आ जाता है और ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बोनस है, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा कि सॉल्व करना बेकार है एग्जाम में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी क्या एकदम बेसिक बेसिक बातें करी हम लोगों ने, जिसमें सच बताएं तो इस टॉपिक का जो एसेंस है उसके आसपास भी नहीं पहुंचे हम। इस टॉपिक में हम लोग एकदम बेसिक सिर्फ गैस के ऊपर एनालिसिस करते रह गए, मैकेनिक्स पढ़ते रह गए। अब हम असली में गैस कैसे बिहेव करती है उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और वो वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू जो भी हमने आज पढ़ा है उससे, ठीक है। बट आज वाला इसलिए इंपॉर्टेंट था कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है उसका एक बेस बनना जरूरी है, ओके। अगर आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन याद नहीं है या पूरा का पूरा डेरिवेशन आप नहीं कर पा रहे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, ठीक है। ओके सर। चलो, अभी मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड इवनिंग एंड थैंक यू सर। गुड इवनिंग।